आज हम बीकॉम सेकेंड ईयर का बैंकिंग लॉ एंड प्रैक्टिसेस इन इंडिया चालू कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट यूनिट का एक टॉपिक हम कवर कर चुके हैं जो कि है बैंकिंग। एक एक्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं बैंकिंग का, जो कि आपका नाम है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। और अब हम जो देखने जा रहे हैं आज जो हम दूसरा टॉपिक देखेंगे वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसके बारे में इंट्रोडक्शन और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन एक्ट के बारे में, और दूसरा उसके कुछ प्रोविजंस हम आज देखेंगे। तो हमारा सिलेबस में जो हम देखना था हमें वो है, एक तो बैंकिंग आरबीआई एक्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, रिजर्व बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, बैंकिंग कंपनीज एक्ट एंड एक्विजिशन एंड अंडरटेकिंग एंड ट्रांसफर एक्ट 1970, मेजर एफर्ट्स ऑफ इंटरनेशनल बैंकिंग, बेजल्स नॉर्म, टायर 1 टायर 2 कैपिटल। ठीक है, ये हमको देखना है। और आज का जो हमारा एजेंडा है वो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, जो कि आपका उसके अंदर हमको देखना है आरबीआई एक्ट 1934। तो लेट्स स्टार्ट कि हम आज अब इसको स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन एक्ट का इंट्रोडक्शन कि सितंबर 8 से आरबीआई एक्ट के ब्रिटिश पार्लियामेंट के अपोजिट में आरबीआई का बिल पास किया गया था, जो कि सितंबर 8 1933 में किया गया था और मार्च 6 1934 में इनेक्टमेंट हुआ था। चलो एक छोटा सा इसका रिव्यू ले लेते हैं वापस से। छोटा सा हमने जो पहले पढ़ चुके हैं या हमारा जो पढ़ेंगे उसमें हम एक छोटा सा रिव्यू ले लेते हैं, जो कि सबसे पहले अगर आपको याद हो, हमने मनी एंड फाइनेंस आपकी जो बुक है उसमें हमने एक यूनिट 3 में आरबीआई पढ़ा था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कि उसके क्या फंक्शंस हैं, वो कब स्टैब्लिश हुआ था, उसके अलावा स्टैब्लिशमेंट के बाद उसमें उसके रेस्ट्रिक्शन फंक्शंस क्या थे। ये सारी चीज़ें हमने कब पढ़ ली थी? मनी एंड फाइनेंस में पढ़ी थी, जो कि उसका एक छोटा सा रिव्यू मैं आज आपको दे देती हूँ कि भाई एग्जैक्टली है क्या आरबीआई। तो आरबीआई एक्ट कब एस्टैब्लिशमेंट हुआ था? 1 अप्रैल 1934 में एस्टैब्लिश हुआ था, जो कि किसने दिया गया था? तो हिल्टन यंग कमीशन ने दिया था। इसकी फर्स्ट कैपिटल कितनी थी आपकी? तो 100 करोड़ रुपीस का कैपिटल था इसका। ये सब हम क्या कर चुके, ऑलरेडी पढ़ चुके। ये नोट इशू करता है। अब उसके जो हमको देखने हैं उसमें हमको आज जो देखना है कि जो आरबीआई हमने पढ़ा है उसका एक एक्ट फॉर्म हुआ, तब जाके तो आरबीआई फॉर्म हुई। तो उस एक्ट में प्रोविजंस क्या क्या है, मतलब प्रावधान क्या क्या है, उसको हमको क्या करना है, आज हमको इसमें पढ़ना है कि भाई आरबीआई एक्ट जो है उसके प्रोविजंस को हमको पढ़ना है। तो उससे पहले एक छोटा सा रिकॉल कि भाई एक्ट के अंदर इंट्रोडक्शन कैसे हुआ। तो फर्स्टली जो आपका इंट्रोडक्शन में आया कि 8 सितंबर 1933 में क्या किया था, इसका बिल दिया गया था किसमें? ब्रिटिश पार्लियामेंट में। ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर इसका क्या दिया गया था? बिल दिया गया था। मतलब आपका जो मैंने आपको बोला कि 1 अप्रैल 1934 में जब ये बना, तो उससे पहले क्या किया, दोनों पार्लियामेंट्स में गए थे, ब्रिटिश पार्लियामेंट में गए थे। किसने दिया था? हिल्टन यंग कमीशन। आपको उसको और इसको दोनों को मैच करके साथ में चलना पड़ेगा थोड़ा। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या था? 8 सितंबर को 1933 को ये बिल का पास हुआ था। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है 10 मार्क्स में, व्हाट आर द प्रोविजंस ऑफ आरबीआई एक्ट, अगर 10 मार्क्स में पूछा जाता है तो ये इतना सारा ये जो मैं आपको बता रही हूँ उसमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट प्रोविजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके आपको उसको लिख देना है। बट अगर यही क्वेश्चन आपको आरबीआई एक्ट के बारे में पूछा जाता है 15 मार्क्स का, तो इसमें कुछ लाइनें, मतलब कुछ पॉइंट्स जो आपको इजीली याद रह जाने वाले हैं, वो इसमें आप क्या कर रहे हैं, मेंशन कर दें। किस तरीके से क्वेश्चन को मेंशन करेंगे ये ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन को लिखने का तरीका भी मैं एक बता देती हूँ, क्योंकि 15 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा और एक ही टॉपिक रहा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 15 मार्क्स में इंट्रोडक्शन कर उस जो टॉपिक में जो आपको पढ़ाने वालों कि 8 सितंबर को हुआ, फिर 6 को क्या हुआ, वो सब इसके अंदर आपके आ जाएंगे। फिर जो आपका स्टार्ट होगा, मतलब मान लीजिए 3 से 4 लाइनें
आप इसमें भर दीजिएगा। उसके बाद भर दीजिएगा ना, उसके बाद पॉइंट्स लिखने हैं। उसके बाद जो आपका सेकंड रहेगा मेन प्रोविजंस करके, जो मैं आपको अभी पढ़ाऊंगी, वो मेन प्रोविजंस लिखने हैं। अगर आप इतना ही कर लेते हैं तो आपको अप्रॉक्सली, अगर आपकी लैंग्वेज और सारी सही होती तो 15 आउट ऑफ 15 मिल जाएंगे, और अगर नहीं तो भी आपको अप्रॉक्स 13 तो मिल ही जाएंगे। तो सोच लीजिए कि 15 में से 2 क्वेश्चन हमें करने हैं, और एक ये या फिर आपको जो मैंने पढ़ाया बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, वो सब अगर होता है तो इजीली आप इसमें कवर कर सकते हैं कि भाई 1 यूनिट आपको कवर हो जाएगा अच्छा सा 15 मार्क्स का। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में फर्स्ट अपन ने क्या पढ़ा कि 8 सितंबर को 1933 को ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने क्या किया गया था, इसको रखा गया था। फिर 6 मार्च 1934 में इसको क्या इनेक्ट कर दिया गया था कि भाई हाँ इसको स्टार्ट कर देंगे हम, इसका बिल हम मतलब आरबीआई हम फॉर्म कर देंगे। तो ये कुछ 2 पॉइंट्स थे कि आपको इजीली याद रखना है, और इसमें आपको याद रखना है कि 5 शेड्यूल्स हैं, 61 सेक्शंस है, इस एक्ट के अंदर की बात कर रही हूँ। ठीक है, 5 शेड्यूल मतलब 5 अधिनियम है और 61 धाराएं हैं। तो हमको पूरी 61 धारा नहीं पढ़नी, 61 सेक्शंस नहीं पढ़ने हैं, या पूरे 5 शेड्यूल्स नहीं पढ़ने हैं। हमको मेनली जो शेड्यूल अगर आप आएंगे तो 1 और 2 शेड्यूल आप में पढ़ने, जिसमें 1 और 2 तो नॉर्मली आपका है, बाकी 3, 4, 5 ज़्यादा इसको पढ़ा नहीं जाता है। तो हमारा यही जो चीज़ है कि फर्स्ट 5 शेड्यूल है, 61 सेक्शंस हैं, उसमें पढ़ना है। फर्स्ट शेड्यूल की बात जब हम करते हैं तो फर्स्ट शेड्यूल में आपके जो जोन्स हैं भाई, नॉर्थ जोन, साउथ जोन, ईस्ट जोन और वेस्ट जोन, ये सारे जोन्स के बारे में फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन किया गया है। और सेकंड शेड्यूल की अगर हम बात करते हैं, उस शेड्यूल के अंदर हमने क्या मेंशन किया है, तो आरबीआई के बारे में मेंशन किया है कि आरबीआई जो है उसके अंदर कौन कौन सी बैंक्स है, उसके अंदर कौन कौन सी बैंक्स है, तो वो हमने कौन से शेड्यूल में डाला है, तो सेकंड शेड्यूल में हमने उसको डाला है। तो ये ध्यान रखिएगा, एक छोटा सा रिव्यू है, या फिर आप इसको मान लीजिए ये शेड्यूल्स, ये आपको इस एक्ट के अंदर आपको इंट्रोडक्शन में लिखना पड़ेगा। मैं आपको सही बोलूँ तो इसको आपको जो याद करना है वो क्या याद करें, फर्स्ट पॉइंट की ये कि 5 शेड्यूल 61 सेक्शन से एक पॉइंट बन जाएगा। फिर सेकेंड पॉइंट ये कि फर्स्ट शेड्यूल में आपका क्या हो जाएगा कि नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट वेस्ट जोन्स बनाए गए थे। सेकंड शेड्यूल के अंदर आरबीआई के अंदर कौन कौन सी बैंक्स इंक्लूड है या फंक्शन कर रही है, उसके बारे में हमने बना दिया था। ठीक है, अब अपन को जो देखना है, उसको आरबीआई के फंक्शन को 3 से 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है कि एक तो आरबीआई के जो प्रिलिमिनरी फंक्शंस हैं कि नोट इशू का और ये सब, फिर उसके प्रोविजंस हमने पढ़ने हैं, फिर उसकी क्रेडिट इन्फॉर्मेशन के बारे में, पेनल्टीज क्या क्या लगा रही है उसके बारे में। और हाँ, एक छोटा सा टॉपिक, एक छोटा सा और है कि भाई हाँ, इसमें कुछ सेक्शंस अमेंड हुए थे, 58 है, 63 है, 74 है, ये सब में अमेंड हुए। इसको इतना ध्यान ना रखें कि भाई आपको याद नहीं हो रहा है तो मतलब बहुत सोचे नहीं, तो नॉर्मली हम उसको पढ़ सकते हैं। बस ये कि भाई अगर याद नहीं हो रहा तो उसको रटना, वो चीज़ आपको नहीं करनी है। मैं एक बार आज को आपको फिर बता रही हूँ, कोई भी टॉपिक रटना नहीं है। सेक्शंस हैं, नहीं हो रहे हैं, कोई इशू नहीं है, आपको टॉपिक याद कर लीजिए, उसके बारे में पढ़ लीजिए। सेक्शंस या आपको उसको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं कि ऑन 8 सितंबर 1933 आरबीआई बिल वॉज पुट बिफोर ब्रिटिश पार्लियामेंट, मीन्स कि सितंबर 8, 1933 को भारतीय रिजर्व बैंक ब्रिटिश संसद के समक्ष रखा गया। फिर ऑन 6 मार्च 1934 इनेक्टमेंट ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934 टुक प्लेस, कि 6 मार्च को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की अधिनियमन बना। मीन्स आपको समझ में आ गई 6 मार्च को क्या हुआ, 6 मार्च को क्या हुआ, तो 6 मार्च को आरबीआई एक्ट बन चुका था। उसको इम्प्लीमेंट जो किया गया वो कब किया गया, तो 1 अप्रैल को इसको इम्प्लीमेंट किया गया। फिर दिस एक्ट हैज़ 5 शेड्यूल्स एंड 61 सेक्शंस, जो मैंने अभी आपको बताया।
कि इस अधिनियम में पहली अनुसूची और 61 धाराएं हैं, मतलब शेड्यूल का मतलब समझ रहे हैं, अनुसूची बोला जाता है। फिर द फर्स्ट शेड्यूल डिटरमाइन द वर्क एरिया ऑफ आरबीआई ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, मतलब पहला अनुसूची में भारतीय रिजर्व बैंक पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के कार्य क्षेत्र को निर्धारित करता है। और एंड सेकेंड शेड्यूल हैज ऑल द नेम्स हुज बैंक विच आर फंक्शनिंग इन इंडिया एंड कंट्रोल बाय आरबीआई। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई होगी इजीली आपको कि आपका जो दूसरी अनुसूची में उन बैंकों का नाम लिखा है जो भारत में कार्य कर रहे हैं और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित किए जा रहे हैं। और फिर आपको इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट प्रिलिमिनरी है जो 1 और 2 सेक्शन के अंदर आता है। फिर आपका सेकंड में इनकॉर्पोरेशन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस का आता है जो 3 से 19 सेक्शंस रहते हैं। फिर सेंट्रल बैंकिंग रहती है तो 20 से 45 सेक्शंस रहते हैं। और अमेंडमेंट्स जो मैंने बताया आपको कि 58, 62, 65, 74 ये कुछ अमेंडमेंट्स हुए थे, इसको इतना मेन ध्यान ना दीजिएगा, अगर नहीं याद हो रहा कोई इशू नहीं है। तो आपका सेंट्रल बैंक फंक्शनिंग में आपके जैसे 4 पॉइंट है कि क्रेडिट इन्फॉर्मेशन के बारे में पता होना चाहिए आपको, प्रोविजन रेट नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, जनरल प्रोविजंस क्या होते हैं, पेनल्टीज क्या है जो इंक्लूड करती है। तो पहला प्रारंभिक है जिसमें धारा 1 और 2 शामिल होगी, दूसरा नियमन प्रावधान है और व्यवसाय शामिल है। फिर तीसरा केंद्रीय बैंकिंग कार्य जो कि पहला साख की जानकारी, गैर बैंकिंग संस्थाएं कौन है, सामान्य प्रावधान क्या है, दंड जो आरबीआई अधिनियम में शामिल है, ये सब हमको क्या है इसके अंदर देखने मिल जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा मेन टॉपिक जो कि है प्रोविजंस, कि हमारा प्रोविजन है क्या। तो फर्स्ट प्रोविजन है आपका शेड्यूल बैंक। शेड्यूल बैंक मतलब अनुसूचित बैंक्स कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2E ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 शेड्यूल बैंक मीन्स दोज बैंक विच आर इंक्लूडेड इन सेकेंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई। RBI has included those banks in section schedule which terms and conditions satisfy the terms and condition under section 42(6). मतलब क्या क्या है, आरबीआई अधिनियम 1934 के अंदर अनुसूचित का अर्थ क्या है, अनुसूचित बैंक क्या है, तो वो बैंकें हैं जो कि आरबीआई द्वारा दूसरी अनुसूची में शामिल होती है। आरबीआई रिजर्व ने उन बैंकों को दूसरी अनुसूची में क्यों शामिल किया है, जो सेक्शन जो धाराएं नियमों और शर्तों को पूरा करती है उसको हमने क्या किया है उसमें शामिल किया है। जैसे कि पहला मिनिमम पेड ऑफ कैपिटल रिजर्व शुड नॉट लेस देन 5 लाख, मतलब न्यूनतम भुगतान किया गया पूंजी आरक्षित 5 लाख रुपए से कम नहीं होनी चाहिए। द फंक्शनिंग ऑफ द बैंक शुड नॉट बी अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिपोजिटर, द बैंकों का कामकाज जमाकर्ताओं के हित के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। फिर बैंकिंग शुड बी रजिस्टर्ड अंडर इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, मतलब बैंकों को भारतीय बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत पंजीकृत होना चाहिए। बैंकिंग शुड बी साउंड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर फैसिलिटीज अवेलेबल फॉर शेड्यूल बैंक, बैंक के वित्तीय संचालन की उपलब्धि होनी चाहिए। ठीक है कि शेड्यूल बैंक क्या हो गया। तो इसका अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है मैं आपको धीरे धीरे बता रही हूँ कि आपको क्या करना है। इंट्रोडक्शन लिख दिया 15 मार्क्स के लिए हो या 10 मार्क्स के लिए, इसको इस तरीके से लिखे कि आरबीआई एक्ट लिख दीजिएगा, मेन प्रोविजंस ऑफ आरबीआई एक्ट। तो फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा शेड्यूल बैंक या फिर अनुसूचित बैंकें। फिर आप उसके अंदर सेकंड यहाँ पे, थर्ड यहाँ पे, फोर्थ यहाँ पे, 5 यहाँ पे, 6 यहाँ पे, 7 यहाँ पे, 8 यहाँ पे, 9 यहाँ पे, 10 यहाँ पे, 11 यहाँ पे, 12, 13, 14 जितने भी आपको याद होंगे उतने ही काफ़ी हैं। लिखेंगे सारे पॉइंट्स, मतलब जितने आपको याद है वो सारे पॉइंट्स लिखेंगे, उसको ध्यान रखिएगा। अब इसको ऐसे शो करने के बाद हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है शेड्यूल बैंक, उसमें इसको लिखना है ऐसे टॉपिक कर कि शेड्यूल बैंक क्या है। तो वो बैंक्स हैं जो कि सेक्शन 2 के अंदर, मतलब शेड्यूल 2 के अंदर रजिस्टर्ड है, मतलब शेड्यूल 2 के अंदर क्या है रजिस्टर्ड है, वो होती है शेड्यूल बैंक। जैसे मैंने अब आपको बताया था फर्स्ट शेड्यूल में क्या थे, जो भी आरबीआई का वर्किंग जोन था। सेकंड शेड्यूल में जो भी आरबीआई उस एरिया में काम कर रही है, जिस एरिया में काम कर रही है वो सारी क्या हो गई आपके
शेड्यूल बैंक मतलब जो बैंक आरबीआई में रजिस्टर्ड है और उसके अंदर काम कर रही है वो सारी, तो वही जो शेड्यूल 2 के अंदर रजिस्टर्ड है उस वो क्या होती है, शेड्यूल बैंक्स होती है। इसमें कुछ पॉइंट्स है कि जैसे पहला, मिनिमम पेड अप कैपिटल क्या कितनी है आपकी, 5 लाख होनी चाहिए। सेकेंड कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए। तीसरा कि वो बैंक्स जो हैं आपके फंक्शनिंग काम करने चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि जो फंक्शनिंग होनी चाहिए उसमें, कि फंक्शनिंग इन डिपोजिटर्स, डिपोजिटर का जो प्रॉफिट है या फिर डिपोजिटर के लिए ही हम काम कर रहे हैं। बैंक्स क्यों बनाई जा रही है, डिपोजिटर के हिसाब से तो बनाई जा रही है कि हम जो जमा करता है, हम जो जमा कर रहे हैं, हमारे पैसे जो हम डिपॉजिट कर रहे हैं उनको अगर फायदा नहीं मिलेगा तो फिर बैंक का कोई मतलब नहीं है। तो ये चीजें हो जाएंगी, इसको फर्स्ट को आपने ऐसे समझा दिया। सेकेंड पॉइंट आएगा तो फिर मतलब ये आपको समझ में आ गया शेड्यूल बैंक होती क्या, अनुसूचित बैंक क्या होती है, जो शेड्यूल सेकंड के अंदर आती है। उस शेड्यूल सेकंड के अंदर कुछ पॉइंट्स हैं जो अगर वो सेटिस्फाई कर देती है तो ही वो शेड्यूल सेकंड के अंदर आपके लिखी जाती है। तो कौन सी है, तो फर्स्ट पेड अप कैपिटल 5 लाख होनी चाहिए, रजिस्टर्ड अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट होना चाहिए, और फंक्शंस इन द सेटिस्फाई द डिपोजिटर, डिपोजिटर को क्या होना चाहिए, सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, मतलब जमाकर्ताओं के हित में काम होना चाहिए। फिर लास्ट जो अगर आपका एक फैसिलिटीज होनी चाहिए, फैसिलिटीज होनी चाहिए। ये बात समझ गए होंगे कि फैसिलिटी मतलब साउंड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, वित्तीय जो होना चाहिए उसका क्या होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए। तो ये आपका क्या हो गया, आरबीआई का फर्स्ट हो गया कि शेड्यूल बैंक क्या हो गया, अनुसूचित बैंक। ठीक है, अनुसूचित बैंक्स होती हैं वो सेक्शन क्या है, न्यूनतम पेड अप कैपिटल कितनी होनी थी, पूंजी कितनी होनी चाहिए, 5 लाख होनी चाहिए। बैंकिंग नियमन के अंदर क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना है, पंजीकृत होना जरूरी है, डिपॉजिटर के हित में काम करने वाला होना चाहिए, और वित्तीय की जो स्ट्रक्चर है, वित्तीय जो है वो क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। तो ये फर्स्ट आपका पॉइंट क्या हो गया, शेड्यूल बैंक हो गया। फिर सेकंड आता है आपका एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स, जमा की स्वीकृति। तो अब सेक्शन 7 के अंदर कॉमर्शियल बैंक्स को राइट है कि उसको आरबीआई के अंदर डिपॉजिट में कर सकता है, बट वो आरबीआई इसको इंटरेस्ट नहीं देता है। सेल एंड रीडिस्काउंटिंग ऑफ बिल एक्सचेंज, सेम कि आरबीआई के पास जो भी कॉमर्शियल बैंक या प्रोमिसरी नोट पहुंचाता है तो वो उसको डिस्काउंट कर सकती है। उस बिल में एटलीस्ट 2 सिग्नेचर्स होने चाहिए, जो कि पहला शेड्यूल बैंक का होगा या स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का होगा और एनी अदर कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, और दूसरा जो बिजनेस में रीडिस्काउंटिंग का होता है वो होना ज़रूरी होता है। ठीक है, अब सेकंड क्या हो गया हमारा, ठीक है, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। याद हो तो मैंने आरबीआई एक्ट में आपको पढ़ाया है, कॉमर्शियल बैंक में भी पढ़ाया है आपको कि एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट क्या होता है। कॉमर्शियल बैंक में और इसमें एक ही फर्क होगा, ये सिर्फ आरबीआई सिर्फ कॉमर्शियल बैंक्स का डिपॉजिट लेता है, कोई नॉर्मल पर्सन का डिपॉजिट नहीं लेता है। कॉमर्शियल बैंक डिपॉजिट्स लेते हैं तो उसके अगेंस्ट में वो आपको इंटरेस्ट देता है, पर आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को कोई इंटरेस्ट नहीं देता है। सेम सेल्स एंड रीडिस्काउंटिंग की आरबीआई भी क्या करता है, प्रॉमिसरी नोट्स और इनको क्या करता है, सेल करता है, रीडिस्काउंट करता है, पर उसमें 2 सिग्नेचर्स होने ज़रूरी होते हैं। एक तो किसका होना ज़रूरी है, एक तो आपका जो बैंक है, शेड्यूल बैंक है या फिर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है वो, और दूसरा कोई अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर जो बिजनेस उस चीज़ के कर रही है उसका होना जरूरी। तो मतलब अभी तक आपने कितने टॉपिक्स पढ़ लिए, शेड्यूल बैंक क्या होता है, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट क्या है, सेल्स एंड रीडिस्काउंटिंग ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट को हिंदी में जमा की स्वीकृति, सेल्स एंड रीडिस्काउंट मतलब बिक्री ऑफ बिल्स के विनिमय और बिक्री के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हमको जो नेक्स्ट देखना है टॉपिक, लोन्स एंड एडवांसेस, ऋण और अग्रिम
Reserve Bank of India is also providing loans and advances to commercial bank at the time of requirement. These loans and advances are provided on the security of promissory note or on the basis of other securities. ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक आवश्यकता के समय पे वाणिज्यिक बैंकों को या व्यापारिक बैंकों को ऋण और अग्रिम प्रदान कर रहा है। ये ऋण और अग्रिम वचन पत्र की सुरक्षा या अन्य प्रतिभूतियों के आधार पर प्रदान किया जाता है। नोट इशू, नोट जारी करना सेक्शन 22 के अंदर है। इसके अंदर क्या है, सेक्शन 22 के अंदर आरबीआई एक्ट को राइट है कि वो 2, 5, 10, 500 इन सब का क्या है आपको नोट इशू करता है। सेम लास्ट जो अगर आपका है कैश रिजर्व, मतलब आपका कैश रिजर्व क्या हो जाएगा, नगद कोष अनुपात, वो क्या होता है कंपलसरी होता है कैश रिजर्व की 3% ऑफ टोटल डिपॉजिट, मतलब टाइम डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट के अंदर उसको आरबीआई को देना पड़ता है। और आरबीआई के पास पावर होता है कि उसको 15% तक क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है। ठीक है, तो आपका सेकेंड हो गया लोन एंड एडवांसेस, ऋण और अग्रिम। आरबीआई क्या करता है, जब कॉमर्शियल बैंक को पैसों की ज़रूरत होती है तो वो उसको क्या करता है, लोन के हिसाब से दे देता है और उससे फिर टाइम के बाद ले लेता है। पर उसके बिहाफ पे वो कोई प्रॉमिसरी नोट या अदर कोई सिक्योरिटीज़ होती है जो आरबीआई कॉमर्शियल बैंक आरबीआई को दे देती है, तो वो चीज़ भी वो कर लेता है। फिर उसके बाद आपका जो नेक्स्ट आता है वो क्या आता है आपका कैश रिजर्व, मगर मतलब आपका नगद कोष अनुपात। वो क्या होता है, जो आरबीआई या कॉमर्शियल बैंक आरबीआई के पास जो पैसा रखती है, किस चीज़ का रखती है, तो जो भी होगा 3% टोटल डिपॉजिट का 3%। अब टोटल डिपॉजिट में क्या आता है, तो एक टाइम डिपॉजिट और दूसरा कैश डिपॉजिट, जितने भी होते हैं आपके डिमांड डिपॉजिट और उन दोनों का टोटल जो होता है उसका 3%। इसको आरबीआई कब तक बढ़ा सकती है, तो लास्ट 15% तक इसको बढ़ा सकती है। फिर आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आया इसमें, इसको अपन ने क्या नोट इशू। नोट इशू की बात करते तो 2, 5, 10, 50, 100, 500, 2000 इन सब नोट इशू करने का काम कौन करता है, तो आरबीआई करता है। ये बात ध्यान रखिएगा, 1 रुपये का जो सिक्का आपके आता है वो कौन करता है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है। उसको कभी भी इसके अंदर नहीं लिखना है। 2 रुपये हो, 5 रुपये का सिक्का हो, 10 रुपये का, 50 रुपये का, 500 का, 100 का, 1000, 2000 जितने भी आपके हैं वो सारा इशू करने का काम कौन करता है, आरबीआई का काम है। अब अगर देख लेते हैं अगला, रेस्ट्रिक्टिव फंक्शंस क्या है, कि ऐसे जो बैंक के प्रतिबंधित कार्य क्या क्या है। तो पहला कि आरबीआई नाइदर टेक पार्ट इन एनी business or not the direct interest in the any other commercial, industrial and other they are taking. RBI is not allowed to give loans and advances to the normal person. RBI is not paying interest on current and other accounts. RBI is not allowed to purchase share of any banking company and grant loan to on the security of any such shares. RBI is not allowed to draw or accept bills payable other than on demand. मतलब रेस्ट्रिक्टिव फंक्शंस क्या हो गए कि आरबीआई ने ना तो किसी व्यवसाय में भाग ले सकता है, ना किसी वाणिज्य औद्योगिक या फिर उनके उपक्रमों को प्रत्यक्ष रुचि है। फिर आपका जो आ गया नेक्स्ट, आरबीआई सामान्य व्यक्तियों को ऋण या अग्रिम अनुमति नहीं है देने की, और आरबीआई चालू या अन्य खातों में ब्याज नहीं दे सकता है। आरबीआई किसी भी बैंकिंग कंपनी के शेयर खरीदने ऐसे कि शेयर की सुरक्षा या ऋण देने की अनुमति नहीं है। फिर अब आरबीआई मांग के बजाय देय बिल पे को आकर्षित करने या स्वीकार करने की अनुमति नहीं है। इस चीज़ को समझ रहे होंगे आप। रेस्ट्रिक्टिव फंक्शंस मैंने आपको उसमें भी पढ़ाया था और इसमें भी वही है, ठीक है ना। रेस्ट्रिक्टिव फंक्शन मैंने आपको आरबीआई में पढ़ाया था कि आरबीआई जब आरबीआई के पास कोई राइट नहीं है, कोई भी इंडस्ट्री हो या कोई भी बैंक जो उसमें वो इंटरेस्ट दिखाए उसको उसके अंदर वो इन्वेस्टमेंट करे, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल पर्सन जैसे हम लोग हैं, हम लोगों को आरबीआई लोन नहीं देती है। हमको कौन लोन देता है, कॉमर्शियल बैंक्स लोन देती हैं। उसके अलावा जैसे कोई भी आरबीआई का कोई भी कंपनी के शेयर्स नहीं खरीद सकती है आरबीआई, ना तो किसी को लोन प्रोवाइड कर सकती है। आरबीआई कॉमर्शियल बैंक्स को क्या नहीं कर सकती है, इंटरेस्ट पे नहीं करती। करंट अकाउंट हो या फिर कोई अदर अकाउंट हो
उस पर आरबीआई कोई इंटरेस्ट पे नहीं करती है। तो ये इसके क्या हो गया, आपके एक रेस्ट्रिक्टिव फंक्शंस हो गए कि जो आरबीआई को ध्यान में रखने ज़रूरी होते हैं। फिर उसके बाद की बात जो अगर हम देखते हैं कि आपके और कौन से फंक्शंस हैं जो आरबीआई करती है, तो पहला आपका जो अगला है कि एज एन एजेंट, बैंकर एंड एडवाइजर टू द गवर्नमेंट, बैंक या सरकार का सलाहकार होता है, एजेंट के रूप में काम करता है। तो ये बैंक का एक काम होता है, मतलब आरबीआई का काम है। गवर्नमेंट के एजेंट की तरह, बैंकर की तरह या एडवाइजर की तरह काम करता है। कैसे? तो अगर देखा जाता है कि गवर्नमेंट के एजेंट की तरह काम करता है, बैंक की गवर्नमेंट के सब बिहाफ पे ये क्या करता है, गुड्स बिल्स और को क्या करता है, परचेज और करता है। मतलब ट्रेजरी बिल हो या कोई भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, कॉमर्शियल पेपर, कॉमर्शियल बिल्स होते हैं, हम ये सब किस में पढ़ चुके हैं, मनी एंड फाइनेंस के टॉपिक्स की हम सब चीज़ कवर कर चुके हैं। तो गवर्नमेंट क्या करता है कि एजेंट और बैंकर एजेंट के थ्रू भी काम करता है कि बैंक के बिहाफ, मतलब आपके गवर्नमेंट के बिहाफ पे क्या करता है, वो जितने भी कॉमर्शियल बिल्स होते हैं या फिर उन सबको खरीदने बेचने का काम करता है। अब बैंकर के जैसे काम कैसे करता है, तो उसके डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करना, उसको कोई आपको पेमेंट करना है या कुछ डिपॉजिट्स लेने हैं या फिर कोई अकाउंट ओपन करना है, वो काम कौन करता है, गवर्नमेंट के बिहाफ पे आरबीआई करता है। सेम अगर एडवाइजर की बात करते हैं तो गवर्नमेंट को एडवाइस देता है। क्यों देता है? तो वो क्या करता है, सारी कॉमर्शियल बैंक्स का क्या करता है, वो चेक करता है। उस चेक करने के बाद आरबीआई क्या करता है, गवर्नमेंट को बोलता है कि हमारी इन्फ्लेशन रेट बढ़ गई है या डिफ्लेशन रेट बढ़ गई है। वो सब कौन देखता है, आरबीआई देखता है। और फिर वो गवर्नमेंट को क्या करता है, एडवाइस करता है और वो मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी बनाने में काम करता है। फिर आपका आता है 9, पेनल्टी ऑफ ए स्टेट बैंक रिजर्व रिप्रेजेंटेटिव। पेनल्टी में क्या होगा, इफ बैंक मेक एनी अननेसेसरी डिले इन प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू द बैंक देन द पेनल्टी विल बी चार्ज ऑफ ₹2000 और ₹100 पर डे। मतलब ये हो गया कि कोई भी बैंक जानकारी देने के अनावश्यक देरी करता है कि भाई आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, और अगर वो टाइम पे नहीं कर रहा है तो क्या करेगा, ₹2000 या ₹100 प्रतिदिन के हिसाब से क्या करता है, बैंक से लेता है। If any person discloses the restrictive information, then penalty will be charged on ₹1000 और 6 month imprisonment और both together। मतलब क्या हो, कोई रेस्ट्रिक्टिव इन्फॉर्मेशन है और पर्सन ने क्या करा, डिस्क्लोज कर दिया है, तो वो भी उसका क्या होगा, ₹1000 या 6 महीने की जेल होती है। If any false information given to the unknowingly by any person, there will be imprisonment of 3 years. Penalty will also charged। ठीक है, अगला टॉपिक क्या हो गया, पेनल्टी। पेनल्टी क्या होगा कि अगर कोई भी बैंक मतलब आरबीआई ने कहा कि मुझे इस चीज़ की डिटेल्स चाहिए और आरबीआई ने जब कहा कि 1 महीने के अंदर अंदर उसको दे देनी है, और अगर वो नहीं देता है तो अगर जिस दिन, मान लो कि आज क्या डेट है हमारे, 10 सितंबर है, और मैंने कहा कि 9 अक्टूबर तक वो डेट, 9 अक्टूबर तक क्या हो जाना चाहिए, मुझे उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। पर 9 अक्टूबर की रात 12 बजे तक अगर वो नहीं देता है तो क्या होगा, 10 अक्टूबर को उसका क्या हो जाएगा, आपका ₹2000 तो क्या हो जाएगा, चार्जेस लग जाएगा। फिर एक दिन अगर मान लो 11 अक्टूबर हो गया और एक दिन ऊपर हो गया तो वो ₹2100। फिर सेम बात करते तो ₹2200, फिर ₹2300, मतलब वो 100 रुपये क्या होगा पर डे के हिसाब से उसमें ऐड होते होते उतना पेनल्टी इसको भरनी पड़ेगी। दूसरी पेनल्टी क्या होगी, अगर मैंने कोई इन्फॉर्मेशन है, मान लो मैं आरबीआई में काम कर रही हूँ, मेरी इन्फॉर्मेशन है कि भाई बैंक की कुछ इन्फॉर्मेशन से बहुत सीक्रेटली रखी जाती है, वो उसे डिस्क्लोज कर दी, कहीं बता दी, तो उसको क्या किया जाता है कि ₹1000 तो उसको देना ही है, ₹1000 तो देना ही है, प्लस 6 महीने की क्या होती है, जेल भी उसको हो जाती है। उसके बाद एक और है कि कोई भी बैंक जानबूझकर कोई गलत इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है तो उसको 3 साल की सजा हो जाती है उस बैंक को,
जैसे कि अगर आपको बताती हूँ मैं, तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका चंदा कोचर का। चंदा कोचर ने क्या था, अपने हस्बैंड का वीडियोकॉन के जो बार बार लोन शो कर कर उसने क्या किया था, पूरे बैंक को क्या किया था, सीला मतलब कंगाल कर दिवालिया बता दिया था। उस टाइम क्या हुआ, जब आरबीआई ने इस बारे में पूरी जानकारी करी ना, तो उसको क्या पता चला कि ये तो फ्रॉड हो रहा है। इन दैट केस चंदा कोचर को क्या हो गई, जेल हो गई। तो वही चीज़ है कि भाई अगर गलत इन्फॉर्मेशन अगर आप आरबीआई को पहुंचाते हो और आरबीआई को इस बारे में नॉलेज मिलती है, तो वो क्या होगा, उसको पेनल्टी भरनी पड़ेगी। फिर अगला जो आपका आता है स्टेट बैंक रिप्रेजेंटेटिव। स्टेट बैंक रिप्रेजेंटेटिव मतलब मान लो कि कोई एरिया ऐसा है कि जहां आरबीआई है ही नहीं। अब मान लो कि ये बांसवाड़ा की बात करते हैं, बांसवाड़ा में आरबीआई है, या राजस्थान के सिर्फ जयपुर के अलावा कहीं आरबीआई है, नहीं है। तो उधर जो आरबीआई का काम करेगी, कौन करेगा, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो एसबीआई के नाम से आप जानते हो, वो क्या करेगी, आरबीआई के जैसे काम करेगी। जैसे अगर हमको देखना पड़ता है, क्लियरिंग हाउस की बात करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो सबसे पहले हम किसके पास जाते हैं, आरबीआई। क्यों, वो एक गवर्नमेंट बैंक है। एक बात ध्यान रखिएगा, एसबीआई का खुद का एक एक्ट है। एसबीआई आरबीआई के अंदर इंक्लूड है, पर उसके खुद के एक्ट के हिसाब से चलती है। वो आरबीआई से सपोर्ट लेती है, वो सब करती है, बट उसका खुद का एक एक्ट बनाया गया है। तो बैंक, स्टेट बैंक रिप्रेजेंटेटिव किसका होता है, आरबीआई का रिप्रेजेंटेटिव होता है हर एक एरिया का। ठीक है, अगला देखते हैं हम बैंक रेट और ऑडिट। फिर बैंक रेट क्या होता है, तो बैंक रेट आपका बैंक दर, और लास्ट क्या है आपका बैंक रेट और ऑडिट, अंकेक्षण जिसको हिंदी में बोलते हैं हम। बैंक रेट क्या होता है, वो रेट जहां आरबीआई क्या करती है, कॉमर्शियल बैंक को बिल्स पे रिडिस्काउंट करती है, उसको कहा जाता है बैंक रेट। तो आरबीआई का ये भी फंक्शन है, या फिर ये भी एक प्रोविजन है कि आरबीआई को बैंक रेट के हिसाब से आपको एक रेट, बैंक को जितने भी कॉमर्शियल बैंक है उसके बिल्स को क्या कर सकती है, डिस्काउंट कर सकती है। फिर ऑडिट की बात करते हैं, तो आरबीआई के पास ये राइट है कि वो हर एक बैंक के ऑडिट रिपोर्ट्स मंगाएंगी, और वो ऑडिट कौन करेगा, तो सीए, वेल क्वालिफाइड सीए करते हैं उसकी ऑडिट। क्वालिफिकेशन आपकी सीए होनी चाहिए, प्लस उसके बाद आपका क्या है, आरबीआई उसका इंस्पेक्शन करेगी, उसका वापस री ऑडिट होगा। मतलब मान लो कि मेरी एक बैंक है, मैंने वहाँ पे क्या किया, इंस्पेक्शन मतलब ऑडिट करवा दी किसी भी पर्सन से जो कि एक सीए नहीं है, मतलब काम कर रहा है सीए का, तो वो सीए नहीं है। और फिर आरबीआई को पता चल जाता है कि भाई इसने, उस बैंक ने क्या किया, फ्रॉड किया है, कि भाई जो सीए हमने जो क्वालिफिकेशन सेट की है उससे नहीं कर रहा है। तो इन दैट केस क्या हो जाएगा, आरबीआई उसके खिलाफ पेनल्टी चार्ज कर देती है। तो वही चीज़ है कि ऑडिट कौन करता है, तो ऑडिट आपके आरबीआई की हो या कोई भी बैंक की हो, तो एक सीए ऑडिट करेगा, तो ही क्या होगा, वो वैलिड होगा। और हर बैंक को कंपलसरी है कि वो ऑडिट रिपोर्ट आरबीआई को पहुंचानी ज़रूरी है। अब वो डिपेंड करता है कुछ टाइम्स के अकॉर्डिंग। मान लो कि बैंक सडन इंस्पेक्शन है, तो आरबीआई ने कहा कि पिछले 6 महीने की ऑडिट रिपोर्ट मुझे अभी भेजो, मतलब सितंबर में भेजो। कभी कभी होता है कि भाई साल की रिपोर्ट तो हमको भेजनी पड़ती है। ये चीज़ें क्या होती है, आरबीआई चेक करता रहता है। लास्ट के हमने कहाँ से टॉपिक लिए हैं, ये आपके टॉपिक्स हैं। और कोई भी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो ये आपके इस नंबर पे और इस मेल आईडी पे आप डाल सकते हो।